नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बेहद अच्छे मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो गांधी पार्ट 2 होगा। गांधी पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक गांधी के जो फिनोमिना है, जो थ्योरी है, उसके बारे में बात की। जैसे गांधी का नैतिक विचार क्या है, राजनीतिक विचार क्या है, गांधी का अहिंसा क्या है, गांधी गांधी के बारे में कुछ परिचय क्या था, इसको हमने बताया। तो अब तक अगर आपने सीखा हमसे गांधी के बारे में, तो गांधी के बारे में हमने क्या बताया था। जो सत्याग्रह का सिद्धांत है ये क्या है, जो अहिंसा है, गांधी अहिंसा किसे मानते हैं, इसको हमने बताया। गांधी के जीवन के बारे में, जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ आपने सीखा क्या, गांधी जी का जो नैतिक विचार है उसको बताया। और क्या आपने सीखा, और गांधी जी का राजनैतिक विचार भी आपको बताया। तो गांधी की इतनी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब आइए हम जानते हैं कि गांधी का स्वराज का सिद्धांत क्या है। गांधी का स्वराज क्या है, इस पे आ जाइए। स्वराज, देखिए स्वराज को गांधी अपने उसी सिद्धांत राम राज से जोड़कर देखते हैं। और ये राम राज से कैसे जोड़ रहे हैं स्वराज को। स्वराज का मानना है गांधी का स्वराज कैसा है, ये अंग्रेजों का स्वराज नहीं है कि अंग्रेजों के शासन, अंग्रेजों के तहत शासन, ऐसा स्वराज गांधी का स्वराज नहीं है। गांधी चाह रहे हैं स्वराज में कि चार चीजें हों। पहली वो चीज राजनीतिक है। राजनीतिक स्वराज में चाह रहे हैं कि वो विदेशी शासन ना हो, फॉरेनर का शासन ना हो, बल्कि किसका शासन हो, स्वयं का शासन हो। जहाँ पर भारतीय स्वयं शासन कर रहे हो और शासन की जो इकाई हो वह गांव। गांधी ये चाह रहे हैं। और इतना नहीं, इस राजनीतिक सत्ता से जो सबसे पहले लाभ हो वो हो गरीब का। गरीब केंद्रित ये सत्ता बनाई जाए, गांधी ऐसा चाह रहे हैं अपने राजनीतिक स्वराज में। और यहाँ से अगर देखेंगे सामाजिक स्वराज इनका क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो इनका सामाजिक स्वराज क्या है। इसकी चर्चा कर लें। सामाजिक स्वराज में गांधी सबकी बराबरी की बात करते हैं कि जितने भी हैं सब एक इक्वल लेवल पे हों। दूसरी, सबकी प्रतिष्ठा एक हो, प्रतिष्ठा की बराबरी हो, जो हमारे संविधान में कहा गया है। फिर कहते हैं समानता, सहिष्णुता दोनों सबकी एक साथ बराबर हो। तो ये गांधी का है क्या, सामाजिक स्वराज। तीसरा क्या है, ये तो आपको हमने दो बताया, एक राजनीतिक एक सामाजिक। और आप जानिए तीसरा आर्थिक स्वराज क्या है गांधी का। आर्थिक स्वराज में गांधी सबके लिए कपड़ा, रोटी और मकान की बात करते हैं। इसके अलावा ये काम और करते हैं, कहते चाहे कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने रोटी के बराबर उसे परिश्रम स्वयं करना चाहिए। ये भी गांधी वहाँ कह रहे हैं। यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति को रोज अपने उतने कार्य करने चाहिए जितने का वो भोजन करता है, कम से कम। ये गांधी का आर्थिक स्वराज है। और क्या कह रहे हैं आर्थिक स्वराज में वो, आर्थिक स्वराज में वो कह रहे हैं जो संसाधन हो, जो रिसोर्स हो, उसका संकेंद्रण ना होने पाए। यानी ये रिसोर्स सबके लिए अवेलेबल हो। पूंजीपति का ये विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूंजीपति के पास धन का विरोधी है ये।
पूंजीपति के पास धन ना हो। तो ये गांधी का क्या है कि गांधी का आर्थिक स्वराज अगर ऐसा हो रहा है। अब गांधी का कौन सा स्वराज बचा है? गांधी का नैतिक स्वराज बचा है। नैतिक स्वराज क्या है? नैतिक स्वराज में गांधी बल देते हैं अहिंसा पर, कि हिंसा ना हो, अपरिग्रह ना हो, ऐसे मूल्य चोरी ना हो, अचौर्य हो, ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो। और सत्यनिष्ठा जैसा कि आपको पता है, सत्यनिष्ठा मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में है, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं, इन तीनों में तारतम्यता हो, तभी आप सत्यनिष्ठ हैं। ऐसे सत्यनिष्ठा की बात कर रहे हैं। आप दयालु हों और गरीबों के प्रति आपके अंदर सेवा भाव हो। गरीबों के पास, वंचित वर्ग के पास, हरिजनों के पास, तो ऐसे आपका नैतिक स्वराज गांधी का है। यानी गांधी का जो स्वराज है, अब ऐसे में देखेंगे तो गांधी का स्वराज कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि गांधी के स्वराज एक वर्ग के रूप में है। जो गांधी का स्वराज है यह एक वर्ग है और ये अत्यंत व्यापक भी है। इतनी बातें तो हमने आपको बताई तो समझ में आई होंगी कि गांधी का स्वराज बहुत व्यापक है और ये किसी विशेष के लिए नहीं है, बल्कि एक वर्ग के रूप में है कि जो ऐसे लोग होंगे वो गांधी के स्वराज होंगे। इस वर्ग में शामिल कौन है? अभी आपने देखा, इसमें शामिल हैं निर्धन, गरीब, वंचित, जी इनका स्वराज है। निर्धन का, गरीब का, वंचितों का स्वराज होगा। और ऐसे स्वराज में आप देखेंगे जो दीन दुखी होंगे उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा, उनका एम्पावरमेंट होगा। तो गांधी का स्वराज एक तो देखेंगे आप एम्पावरमेंट की बात करता है, एम्पावर करता है लोगों को। और आप देखेंगे यही सिद्धांत जो सबकी बात जोड़ता है, तो यही जुड़ जाता है ये सर्वोदय पर। सर्वोदय का अर्थ क्या है? जब गांधी का स्वराज दीन दुखियों की बात करता है तो जुड़ता है सबके उदय से, सबके उदय से, दीन दुखी, वंचित, अधिकारों के रूप में वंचित, समाज स्वरूप में वंचित, उससे जाके जुड़ता है, यानी सबके उदय की बात करता है। यानी अंतिम व्यक्ति के कल्याण तक की बात करता है, अंतिम व्यक्ति की बात करता है। अब गांधी का जो स्वराज है वो देखिए सर्वोदय से कैसे जुड़ गया। क्यों? क्योंकि वो अंतिम व्यक्ति की बात करता है, सबके उदय की बात करता है। इसे एक अलग नाम दे दिया गया, क्या? इसे दे दिया गया सर्वोदय, कि गांधी का ये सर्वोदय है। और देखेंगे तो जो ये कॉन्सेप्ट है, जब ऐसा आ जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा, पूरी तरह से सबका उदय हो जाएगा, शोषण विहीन हो जाएगा, तो इसे ही गांधी ने कहा है कि राम राज्य है, ये राम राज है। यानी राम राज का मतलब यहाँ भगवान राम के शासन से नहीं है, बल्कि एक ऐसे आदर्श शासन से था कि जहाँ पर शोषण ना हो, जहाँ पर गरीबी ना हो, जहाँ पर अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, जहाँ पर आप देखिए निर्धनता ना हो, दीन दुखियों का उद्धार हो, ऐसा शासन जहाँ हो, रोटी कपड़े मकान के लिए सबके पास व्यवस्था हो, नैतिक मूल्यों का वर्चस्व हो, सबकी बराबरी और प्रतिष्ठा की बात हो, ऐसा शासन रामराज के नाम से जाना जाता है। ये गांधी का रामराज है। इतनी बातें स्पष्ट हों तो हमें आज्ञा दीजिए कि हम इससे आगे चलें। आइए अब थोड़ी सी ही एक विचार और गांधी की हम चर्चा करेंगे। वो गांधी का कौन सा विचार है? वो गांधी का विचार है सामाजिक। अब सामाजिक विचार की हम बात कर लें कि गांधी का समाज को लेकर क्या विचार था। देखिए, सामाजिक विचार
देखिए, समाज जो है गांधी के समय या अभी भी 4 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर ब्राह्मण हैं, उसके नीचे क्षत्रिय हैं, उसके नीचे वैश्य हैं और सबसे नीचे शूद्र हैं। ये जो एंशिएंट में, जो प्राचीन काल में जैसा हमारा समाज था, उसी तरह से समाज अभी भी बना हुआ था। और गांधी चाहते थे, यहीं पर गांधी और अम्बेडकर की डिबेट आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। गांधी क्या चाह रहे थे कि जो वर्गों का विभाजन है ये बना रहे, लेकिन ये वर्ग का विभाजन जाति के आधार पे ना हो। ये किस आधार पे हो? ये कार्य के आधार पे हो। ये जाति के आधार पे ना हो, ये कार्य के आधार पे हो। जैसे कोई एक ब्राह्मण का व्यक्ति, कोई ब्राह्मण का बेटा, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास 3 लड़के हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। अगर ये व्यक्ति ये व्यापार करना शुरू कर देता है तो ये क्षत्रिय का काम वैश्य का काम कर रहा है, तो ऐसे में उसे वैश्य की तरह माना जाए। क्यों? क्योंकि ये कार्य के आधार पर विभाजन है। इतना ही नहीं, अगर ये जो व्यक्ति है यह अपने कार्य का चयन कैसे करेगा? चयन करेगा, गांधी कहते हैं कि अपने स्वतः इच्छा से। स्वयं की इच्छा मतलब अपने इंटरेस्ट से। जिसका जिस कार्य में इंटरेस्ट होगा वहाँ पर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होगी और वह व्यक्ति अपने उस कार्य में निपुण हो जाएगा। यानी चाहे ब्राह्मण ए हो, चाहे बी हो या सी हो, ये तीनों अपने कार्य का चयन अपनी इच्छा से करेंगे। और इनमें जो प्रतिष्ठा होगी, जो आपको गांधी ने पहले बताया, प्रतिष्ठा सबकी बराबर होगी। चाहे वो शूद्र का काम करें, चाहे वैश्य का काम करें, चाहे क्षत्रिय का काम करें या चाहे ब्राह्मण का काम करें, सबकी प्रतिष्ठा जो होगी वो बराबर होगी। और जब प्रतिष्ठा बराबर होगी तो समाज में ये जो आप देख रहे हैं आज विभाजन, जो हायरार्की इस तरह की बनी हुई है, वह स्वतः जन जागरूकता के आधार पर इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ आपके ब्राह्मण होंगे, यहाँ पर क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा। यानी विभाजन तो 4 हैं, लेकिन चारों विभाजन में पद सोपानिक न होकर बल्कि एक कार्य विभाजन के आधार पर है। वहाँ पर इस आधार पर भेदभाव जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये गांधी का जो आइडिया है, ये गांधी का सोच है किसको लेकर? वर्गों को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर। यानी इस आधार पर देखा जाए तो गांधी वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर हैं। गांधी चाह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है यह बनी रहे। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था को ये मान रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जाति नहीं बल्कि कार्य के विभाजन के लिए है। और आपको याद होगा कि जब हम एंशिएंट में बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था इसी कार्य को लेकर आई भी थी, लेकिन इसमें कुछ कुरीतियाँ आ जाने के कारण ये इसका स्वरूप बदल गया था, जो अभी तक जारी है। तो गांधी जो दलील दे रहे हैं अपने वर्ण व्यवस्था की, वो गांधी कह रहे हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं। उनका मानना है कि अगर कोई एक नाई है जो कार्य करता है और कोई एक इंजीनियर है, दोनों अगर काम करते हैं, दोनों के पद और गरिमा को नाई और इंजीनियर होने के कारण ना सम्मानित किया जाए, यानी उसके कार्य के आधार पर सम्मान ना दिया जाए, बल्कि वहाँ पर प्रतिष्ठा चाहे वो नाई हो या इंजीनियर हो, दोनों की समान होगी, ये मानते हैं गांधी। तो गांधी का एक प्रकरण आपको याद दिला दें। इसी तरह एक प्रकरण हमारे सामने आता है कि गांधी एक बार किसी एक बड़े विद्वान से मिलने जाते हैं, एक बहुत बड़े विद्वान से मिलने जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो उसके गेट पर उसका एक द्वारपाल लगा होता है या गेटमैन होता है। तो उसे पता होता है कि गांधी आ रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं। तो वो विद्वान बड़ा खुश था,
गांधी जैसा ही पहुंचते हैं उसके गेट पर तो विद्वान गांधी को लाने के लिए दरवाजा जैसे ही खोलता है, गांधी पूरा झुककर उसे नतमस्तक हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो अंदर पहुँचते हैं। जैसे अंदर पहुँचते हैं वो विद्वान को भी उसी तरह झुककर प्रणाम करते हैं। और जब उसे चूँकि उस समय गेटमैन वहाँ था नहीं, झुककर प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जब वो विद्वान अपने गेटमैन से मिलता है तो कहता है कि अरे तुम्हें पता है कि गांधी ने, इतनी बड़ी हस्ती ने हमें पूरी तरह से झुककर प्रणाम किया है। तो गांधी कहते हैं, तो वो गेटमैन कहता है कि साहब उन्होंने तो आपको प्रणाम किया है कि आप विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने हमें क्यों प्रणाम किया हमें नहीं पता। आखिर हमें क्यों किया हमें तो पता ही नहीं। तब जाकर इस विद्वान की आंखें खुल जाती है कि गांधी एक व्यक्ति को नहीं, वो एक छोटे जो कार्य कर रहे हैं जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, उन्हें भी एक विद्वान की तरह ही सम्मान देते हैं, या उन्हें भी उतना ही सम्मान देते हैं। तो उसका सर, जो विद्वान था, विद्वान का सर से झुक जाता है कि उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं प्रणाम किया बल्कि इस गेटमैन को भी प्रणाम किया। और उस गेटमैन को गले से लगाकर गांधी के सिद्धांत को उन्होंने यथार्थ रूप में देखा और उन्हें उसे अपने गले से लगा लिया कि भाई हम ना समझ हैं, हमने गांधी से मुलाकात की थी, उन्होंने हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं, हमारा सौभाग्य था कि हम ऐसे व्यक्ति से मिले। इसी संदर्भ में एक चर्चा मिलती है आइंस्टीन के बारे में, इनकी भी चर्चा करना जरूरी समझ रहे हैं। आइंस्टीन की बात बताते हैं। आइंस्टीन देखिए गांधी से कभी मिले नहीं हैं, कभी भी गांधी और आइंस्टीन की मुलाकात नहीं हुई है। और गांधी से आइंस्टीन 10 साल छोटे हैं, सिर्फ 10 साल छोटे हैं। और अपने दौर में आइंस्टीन विज्ञान की एक बड़ी हस्ती है और गांधी राजनीति की बड़ी हस्ती हैं। दोनों एक दूसरे को बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन आइंस्टीन गांधी पत्राचार जरूर करते हैं। पत्राचार के माध्यम से गांधी से आइंस्टीन बात करते हैं। और इस पत्राचार में जो उनका लेटर था, इसमें देखेंगे तो कहते कुछ बातें हैं कि उन्होंने एक बात कही है कि गांधी का जो अहिंसात्मक तरीका है, एक लेटर लिखा था उन्होंने गांधी को, उन्होंने अपने अहिंसात्मक तरीके को लेकर गांधी की बड़ी तारीफ की थी और उन्होंने कई बातें लिखी। लेकिन गांधी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि महोदय, आपको हमारे ये तरीके अच्छे लग रहे हों तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल लिखते हैं गांधी जी। और अल्बर्ट आइंस्टीन को जब लेटर मिलता है तो वो सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी हस्ती होकर गांधी को हमने पत्र लिखा और गांधी का जवाब केवल इतने 2 शब्दों में आया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण। तो आइंस्टीन चाह रहा था कि गांधी से वो मुलाकात करें। उसने खुद लिखा अपने एक बुक में कि हम महात्मा गांधी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि गांधी हमारे यहाँ आकर मिले, हम गांधी के यहाँ जाकर मिले। यानी गांधी से मिलने के लिए वो चयन कर रहा है भारत का, और भारत में भी उसी कुटिया उसी आश्रम का जहाँ गांधी रहते थे। वो चाहता था कि भारत गांधी से हम इंग्लैंड में ना मिले, भारत इनसे हम विदेशों में ना मिले, हम गांधी से मिले तो कहाँ मिले, हम मिले उनके उसी आश्रम में। उसके बाद तब हम मिले। तो ये आइंस्टीन की बात थी। आइंस्टीन ने गांधी के बारे में कुछ कथन दिया है, उसे आप जान लें। गांधी के बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर कभी ऐसा होगा, आने वाली पीढ़ी कभी विश्वास नहीं कर पाएगी। हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर कभी ऐसा होगा जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी इस बात पर लेकर विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा भी कोई आदमी पृथ्वी पर था। ये स्टेटमेंट है एल्बर्ट आइंस्टीन का, जो बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने सिद्धांत दिया E=mc²। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है। विज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति इन्हीं की वजह से हुई थी। अब यहाँ पे सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, उन्होंने क्या दिया, इतना बता देते हैं। जो C है
वहाँ पे प्रकाश की चाल है, यम जो है द्रव्यमान है। ठीक है, अब आगे आइए, ई जो है एनर्जी बता देते हैं भाई, न कहते हुए हमने बता ही दिया सब लगभग चीजें। अब आइए, गांधी के जो अगला सिद्धांत है वो है प्रकृति व पर्यावरण। अच्छा, ठीक याद दिलाया आपने कि हमने गांधी और अंबेडकर के डिबेट को भी छोड़ दिया है, गांधी और अंबेडकर के विवाद को हमने छोड़ दिया है। तो ये गांधी और अंबेडकर का विवाद देखते हैं। जब आपने देखा कि जो गांधी और अंबेडकर का विवाद है हरिजन को लेकर, गांधी भी हरिजन का कल्याण करना चाहते हैं और अंबेडकर भी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। गांधी चाह रहे थे कि जो हरिजन का कल्याण हो, जो ये चौथे वर्ग का जो कल्याण हो, ये इस आधार पे हो कि इनको जगाया जाए, इनकी गलती का एहसास कराया जाए, उसके बाद यहाँ पर के शोषण को समाप्त किया जाए और इनका कल्याण कराया जाए। यानी कहने का मतलब कि जो इनकी वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे थे, वो वर्ण व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे थे गांधी। और सुधार के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से हरिजनों को वो हिंदू धर्म में सुधार करके एक बराबर का स्थान दिलाना चाह रहे थे गांधी। लेकिन अंबेडकर क्या चाहते हैं? कार्य अंबेडकर भी यही करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है ये शोषण पर ही आधारित है, और कोई भी शोषण का आधारित अगर सिस्टम बना है, बचा है, तो आज नहीं कल तो वो शोषण करेगा ही करेगा। ये मानना था अंबेडकर का। तो गांधी कह रहे हैं कि अगर इसमें रिफॉर्म होगा, अगर इसमें सुधार कर दिया जाए तो ये शोषण, ये सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, और इस सिस्टम को अगर हटाते हैं तो इसका नुकसान हमें भी मिलना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, इस सिस्टम को अगर सुधार दिया जाए तो जो लक्ष्य आपके हैं वो लक्ष्य आपको मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर हम साधन साध्य की जो फिलोसफिकल डिबेट है उस आधार पर बात करें तो जो साध्य है, दोनों का साध्य है हरिजन कल्याण। लेकिन इसके लिए जो साधन का प्रयोग किया गांधी ने इसके लिए साधन का जो प्रयोग कर रहे हैं वो जन जागरूकता प्रयोग कर रहे हैं, सामाजिक सुधार प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं अंबेडकर ने इस साधन को प्राप्त करने के लिए, इस साध्य को प्राप्त करने के लिए लॉ का प्रयोग कर रहे हैं, कानून का प्रयोग कर रहे हैं, एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सजा का प्रयोग कर रहे हैं, डर का प्रयोग कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि हमें हरिजन का कल्याण, जब तक हम ब्राह्मणवादी मानसिकता को चुनौती नहीं देंगे तब तक हरिजन का शोषण हमेशा बंद होता रहेगा, हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता। ये मानना था किसका? ये मानना था वर्ण व्यवस्था अंबेडकर का। अच्छा, और क्या? गांधी और अंबेडकर की विचारधाराओं में ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर गांधी और अंबेडकर की विचारधारा में क्या है? ये जो तरीका चाह रहे थे गांधी वो अहिंसात्मक था। हालांकि इनका भी तरीका अहिंसात्मक है, लेकिन गांधी इसमें राज्य की जो रोल है, द रोल ऑफ स्टेट, वो नहीं चाहते थे। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे जो B.R. अम्बेडकर हैं, ये रोल ऑफ स्टेट की महत्ता को बढ़ावा देते हैं। गांधी चूंकि अपने दर्शन में कह चुके हैं कि स्टेट की महत्ता बहुत कम होनी चाहिए, स्टेट का शासन नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो अंतर प्रमुख है गांधी और अंबेडकर में, तो आप देखेंगे ये जिस तक की स्थापना करना चाहते हैं गांधी, वहाँ पर राज्य की भूमिका नहीं है, वहाँ राज्य एक गौण संस्था है। लेकिन अंबेडकर ये राज्य की महत्ता को बढ़ा देते हैं। ये कहते हैं राज्य होना जरूरी है, राज्य नहीं होगा तो हरिजन और जो वंचित वर्ग है उनका कल्याण कौन करेगा। यह ड्यूटी के आधार पर छोड़ना उचित नहीं है। गांधी कहते हैं ये दायित्व के आधार पर छोड़ा जाए कि लोगों को जागरूक हो, लोगों का दायित्व बने कि वो इनका कल्याण करें। अंबेडकर कह रहे हैं दायित्व के आधार पर छोड़ना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कब आदमी मुकर जाए क्या भरोसा, और किसी की स्वतंत्रता, समानता किसी के दायित्व के आधार पर डिपेंड नहीं की जा सकती। ये B.R. अम्बेडकर मान रहे हैं। और इसके अलावा अंतर क्या है? इसके अलावा अंतर अगर गांधी और अम्बेडकर की पर्सनली बात करें तो गांधी अंग्रेजों के धुर विरोधी हो जाते हैं, और जो B.R. अम्बेडकर हैं ये अंग्रेजों के समर्थक हैं।
अंबेडकर चाह रहे थे कि ब्रिटिश सत्ता अभी बनी रहे। इसीलिए देखेंगे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, उस आंदोलन में जो बी आर अम्बेडकर की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं होगी। चाहे वो भारत छोड़ो हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, कोई भी हो, वो गांधी के साथ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो शोषण हो रहा है वो भारतीयों से खतरा ज़्यादा है हरिजनों को, न कि अंग्रेजों से। लेकिन वो जो अंग्रेजों की जो शोषण है उस शोषण को ये इग्नोर करते हैं, जबकि ये शोषण बुरा नहीं, कम नहीं था, ये भी शोषण बहुत बड़ा था। और गांधी दोनों के शोषण को स्वीकार करते हैं, एक तरफ अंग्रेजों के शोषण को और दूसरी तरफ जो वर्ग था, जो वर्ण व्यवस्था का शोषण था। यही रीजन है कि गांधी, आप देखेंगे कि एक बार गांधी अंग्रेजों से लड़ते हैं इस तरह से, एक बार वो अंग्रेजों से लड़ते हैं और फिर दोबारा अपने समाज में जाकर लड़ाई लड़ते हैं। कैसे? आप देखिए 1921 या 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो जाता है, उसके बाद उन्होंने अपने सहयोग आंदोलन को रोक दिया। और रोक देने के बाद 1922 से लेकर 1930 तक इन 3-8 सालों में गांधी घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से हरिजन कल्याण की बात करते हैं और जितने भी हरिजन थे उनसे मिलते हैं, जितने भी वर्ग हैं उनसे मिलते हैं, शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं। यानी यहाँ पर उन्हें पता था कि अंग्रेजों के खिलाफ हम अपने दृढ़ निश्चयी प्रकृति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भारतीयों में ये जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। क्यों? क्योंकि उनसे हम लड़ेंगे तो हमारा एक तरफ से नेशनल मूवमेंट कमज़ोर हो जाएगा। अतः वो चाहते थे कि इसे हम जन जागरूकता के माध्यम से लेकर आए और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यही रीजन था कि आप देखेंगे बहुत सारे दलित वर्ग इस समय लीडर बनकर उभर रहे थे। एक प्रमुख नाम आप देखेंगे ज्योतिबा फूले का, और जैसे नेता भी उभर चुके हैं पहले। और इसमें क्या देखेंगे आप, तो गांधी और अंबेडकर के डिबेट का लेकर ये जो मुद्दा था, ये इसी मुद्दे पर आधारित है कि आप किस माध्यम से रिफॉर्म चाह रहे हैं, सुधार किस माध्यम से चाह रहे हैं। ये गांधी और अंबेडकर के डिबेट का था। तो गांधी अंबेडकर के डिबेट की बात कर ली हमने, तो यहीं पर हमें बात कर लेनी गांधी और सुभाष के डिबेट की। गांधी और सुभाष का डिबेट क्या है ये भी चर्चा कर ले। गांधी और नेहरू में भी कुछ डिबेट है, लेकिन वो नेहरू खुद गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक गांधी के फॉलोअर हैं। हालांकि प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस भी गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी क्रांति गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे 1938 का हरपुरा, 1939 का त्रिपुरी संकट आता है, गांधी उठाते हैं पट्टाभी सीतारमैया को, सुभाष चंद्र बोस एक तरफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। गांधी वहाँ पर कहते हैं कि ये कांग्रेस में पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है, इससे मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ, ये गांधी वहाँ पर कहते हैं। तो ये थी एक घटना। लेकिन हमें बात करनी है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किनके बीच को लेकर, गांधी और सुभाष को लेकर। सबसे पहले गांधीवादी और इनकी जो विचारधारा थी, जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये एक समाजवादी नेता हैं। समाजवादी कैसे? कट्टर समाजवादी, ये कठोर समाजवादी हैं। लेकिन गांधी ये समाजवाद को नहीं मानते, ये पूंजीवाद को नहीं मानते, बल्कि इनकी एक अलग विचारधारा है जिसे आज हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। यानी इनकी एक विचारधारा गांधीवादी है। हालांकि दोनों स्टेट की सत्ता में विश्वास नहीं करेंगे, समाजवादी हो या गांधीवादी, दोनों कहते हैं राज्य नहीं होना चाहिए। अराजकतावाद के सिद्धांत को दोनों अपेक्स लेवल पर मानते हैं, लेकिन जो मानना है दोनों के जो विचारधारा में, वो विचारधारा में आइडियोलॉजिकल अंतर है। जी गांधी चाह रहे हैं कि वायलेंस का प्रयोग ना हो, हिंसा का प्रयोग ना हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, लेकिन सुभाष चाह रहे हैं कि अगर लक्ष्य अच्छा है तो उसे हिंसा से प्राप्त किया जाए या अहिंसा से, कोई अंतर नहीं है। ये एक अंतर आता है यहाँ पर, और ये बड़ा अंतर है, और जो गांधीवादी सिद्धांत से दूर था, जो गांधीवादी सिद्धांत से अलग था। तो ये देखेंगे, ये दूसरा अंतर इनके सामने आया कि महात्मा गांधी हिंसा के प्रयोग को नहीं उचित ठहराएंगे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये हिंसा के प्रयोग को उचित ठहराते हैं। उनका मानना था कि लक्ष्य अगर पवित्र है तो साधन कोई भी हो, जबकि अगर आइडियोलॉजिकल रूप से देखेंगे तो उचित नहीं था। कोई बात नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें
यानी गांधी, एक और बात, गांधी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को मानते हैं और सुभाष चंद्र बोस केवल साध्य की पवित्रता देखते हैं, उसका इंपॉर्टेंस देते हैं। और क्या था, गांधी की जो रणनीति थी इसमें जन जन को शामिल करना चाहते थे। कैसे? इस रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष के तहत, यानी जो संघर्ष विराम संघर्ष था, जो लड़ो रेस्ट करो फिर लड़ो, इस तरह की जो रणनीति थी उसमें वो जन जन को शामिल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जानते थे कि जो आम आंदोलन होता है उसका एक सीमा होती है। अगर लगातार किसानों को, मजदूरों को, ऐसे छात्रों को लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे तो वो उनके पास आजीविका का संकट आ जाएगा, वो भूख से मरने लगेंगे, तो लड़ाई क्या खाक लड़ेंगे। इसीलिए गांधी चाहते हैं क्या कि 5 साल 6 साल 4 साल एक आंदोलन चलाया जाए जब तक किसानों के पास ताकत है। लेकिन जैसे ही वहाँ की जो रिसोर्स है ये कम पड़े, आंदोलन को रोक दिया जाए। उसके बाद कुछ समय फिर दीजिए इनको कि ये संसाधन को मेंटेन करें, तब तक ये जन जागरूकता को वैल्यू देंगे। यानी गांधी एक साथ दो कार्य कर रहे हैं, जो अम्बेडकर डिबेट में बताई कि एक तरफ वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वो अपने भारतीयों के विरुद्ध वो जो बुराइयाँ थी उनसे लड़ रहे थे, और दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और इसी बीच में आप देखेंगे कि वो जो जो रिसोर्स का संकट था वो समाप्त होगा, तो फिर गांधी आकर दोबारा लड़ेंगे। तो ये संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पे काम करेंगे गांधी। और सुभाष चाहते हैं कि एक बार संघर्ष शुरू कर दिया गया हो तो जब तक अंतिम निर्णय ना हो जाए तब तक लड़ा जाए। ये रणनीति एक सेना के साथ सही हो सकती है, एक सैनिक के साथ सही हो सकती है, एक देश में जहाँ पर सैन्य शासन हो वहाँ सही हो सकती है, लेकिन जहाँ पर जनता की लड़ाई हो वहाँ पर जनता की लड़ाई है सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जनता की सीमाएं होती हैं, उसे अपना परिवार देखना होता है, उसे अपने पेट देखने होते हैं, उसे पेट के साथ साथ उसके अन्य चीज़ें भी देखनी होती हैं। और जब अन्य चीज़ें देखनी होंगी तो लगातार 1 साल 2 साल तक हो सकता है आपके साथ, वो सदैव आपके साथ नहीं हो सकता। वह इसीलिए आप देखेंगे, आप हिंसा का प्रयोग गांधी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर हिंसा करेंगे, अगर वो मान लीजिए हिंसा को शुरू कर देते हैं तो किसान, जो मजदूर, जो वंचित वर्ग है, गरीब है, सबसे असहाय होता है, जिसका जो दमन होगा अंग्रेज बहुत बुरी तरह करेंगे और उनसे हम शस्त्र में नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है अंग्रेज। ये बात थी क्या गांधी की। और देखेंगे गांधी और सुभाष में और 5वां अंतर क्या होगा, जो भी 5वां 6वां अंतर हो। इसमें हमने बात की है गांधी की विचारधारा के अंतर की बात की, हिंसा के प्रयोग के अंतर की बात की, साधन साध्य की बात की, संघर्ष विराम रणनीति की बात की, संघर्ष विराम संघर्ष, और ये केवल संघर्ष की बात करते हैं। ऐसे में जो भी 5वां 6वां नंबर जो भी हो, उसमें आगे आगा नंबर है कि गांधी विदेशी सहायता, अंग्रेजों के खिलाफ जो विदेशी सहयोग है उसे स्वीकार नहीं करते, जबकि सुभाष कह रहे हैं कि हमें विदेशी सहयोग से परहेज नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे गुटबंदी करनी चाहिए जो अंग्रेजों के विरोधी हैं। जैसे हिटलर है अंग्रेजों का, उसमें आप बहुत बड़ा विरोधी है, इनसे मिलकर आप उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन गांधी इस बात को नहीं मानते। गांधी के न मानने का तर्क क्या है? अच्छा, पहले सुभाष को मानते हैं, इसका तर्क बता दें। सुभाष का कहना यह था कि जो हमारा दुश्मन है, इसके भी जो दुश्मन हैं वो दोनों भाई भाई की तरह होंगे, और अगर इनका हम सहयोग ले लेंगे तो हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी। इसीलिए देखेंगे सुभाष जब भारत छोड़ते हैं तो विदेशों में जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट, अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके विरोधी हैं उनको एकजुट करने का कार्य करते हैं, चाहे जापान से हो चाहे हिटलर से। ठीक है, लेकिन गांधी इस बात को स्वीकार नहीं करते। गांधी का मानना है क्या? गांधी कहते हैं कि मान लीजिए हमने सहयोग ले लिया, हमारे पास अक्षम क्षमता है, उतनी क्षमता है नहीं, आज अंग्रेज हैं, अंग्रेज को भगाने के लिए हमने जापानियों का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन अगर जापानी आकर यहाँ कब्जा कर लेंगे तो उनको हम फिर कैसे भगाएंगे? ये समस्या गांधी समझ रहे थे। और इसीलिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में जब सुभाष चंद्र बोस की सेना जो जापान के सहयोग से अंडमान एंड निकोबार तक पहुंचाती है और वहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात से सहमत नहीं है और कहते हैं अंग्रेजों से, अंग्रेजों भारत छोड़ो लेकिन जापानियों के लिए मत छोड़ो।
कि तुम अंग भारत छोड़ के जाओ, लेकिन ऐसे मत छोड़ के जाना कि यहाँ पर तुरंत जापानी आकर कब्जा कर लें और जापानियों के अधीन शासन फिर शुरू हो जाए। तुम तो चले गए, लेकिन अब शासन आ गया जापानियों का, तो ऐसा वो नहीं चाहते थे और बिल्कुल यह बात सही थी। तो ये एक डिबेट है और इसमें आप निष्कर्ष निकालेंगे तो दोनों उचित हैं, दोनों के दृष्टिकोण उचित हैं, लेकिन मार्ग अलग अलग हैं, जिसकी हम बात कर किए थे। तो ये था गांधी और सुभाष डिबेट, गांधी और अम्बेडकर डिबेट। अब गांधी और अम्बेडकर डिबेट तक जब हमारी बात पहुंच गई है, तो यहाँ से आगे अब हमें जो अगले टॉपिक को कवर करना था वो गांधी का जो शैक्षणिक विचार था उसकी बात करनी थी। अच्छा, गांधी एम्पावरमेंट के लेकर बात करने पहले, एम्पावरमेंट को लेकर गांधी बहुत सजग हैं। ये महिला यानी जो स्त्री है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात करते हैं, हरिजन सशक्तिकरण पे बात करते हैं, हस्तशिल्पी के सशक्तिकरण पे बहुत इनका फोकस है। और गांधी हमने बताया था कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इनका एक परिवर्तन, एक सिद्धांत है, हृदय परिवर्तन का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो एम्पावरमेंट था ये ग्राम केंद्रित हुआ करता था। और गांधी और अम्बेडकर में एक डिबेट, एक पॉइंट और हमें याद आया, उसको भी हमें बता दें कि गांधी चाह रहे थे कि जो शासन की इकाई हो गांव को बनाई जाए, और अम्बेडकर चाहे थे गांव को नहीं केंद्र को बनाया जाए। क्यों? गांधी चाह रहे थे अगर हम गांव को समाज की इकाई बनाएंगे तो इससे क्या होगा, गांव का एम्पावरमेंट होगा और गांव से शासन जो नियम डेवलप होंगे उसे लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः लागू होंगे। लेकिन अम्बेडकर इस बात से अलग उनका मानना था। क्यों? क्योंकि गांवों में ही सबसे अधिक शोषण हो रहा था। अतः गांवों के शोषण को तोड़ने के लिए गांव को अगर हम सत्ता का स्थान दे देंगे तो ये जो अंग्रेज जो हरिजनों का शोषण है समाप्त ही नहीं होगा, इनका मानना यह था। अतः वो कहते हैं केंद्र को फोकस किया जाए और जन जागरूकता नहीं बल्कि लॉ को बनाकर इन पे जो सिस्टम है इम्पोज किया जाए, लगाया जाए। तो ये दोनों में एक और मेजर अंतर था जिसे आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो बात आई थी हमारी गांधीवादी सिद्धांत पे, ठीक। ये बी आर अम्बेडकर का और उनके बीच में एक और अंतर था। गांधी के शैक्षणिक सिद्धांत की अगर हम बात कर लें, शैक्षणिक सिद्धांत क्या है, गांधी का क्या कहता है, जहाँ पे गांधी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए गांधी का एक आश्रम है वर्धा आश्रम। वर्धा आश्रम में गांधी ने एक शिक्षा को लेकर एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 1937 के आसपास का है, जहां पर उन्होंने कई डिमांडें की थी। इसकी हम बात करेंगे जब नेशनल मूवमेंट की चर्चा करेंगे। और ये गांधी का एक आइडिया था जहां पर उन्होंने बात की महिला शिक्षा की, जहां पर उन्होंने बात की निःशुल्क शिक्षा की। इसी गांधी के प्रस्ताव को आधार बनाकर आगे एक समिति बनेगी जिसका नाम है जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति इसी सिद्धांत को आगे बनाकर इन्होंने गांधीवादी शिक्षा नीति को लागू किया, गांधीवादी शिक्षा नीति के सिद्धांत को दिया। ये जाकिर हुसैन थे कि गांधी महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े अनुयायी हुआ करते थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे और गांधीवादी सिद्धांत को आधार बनाकर उन्होंने गांधीवादी सिद्धांत राजनीति या गांधीवादी शिक्षा की नीति जो गांधीयन एजुकेशन पॉलिसी है उसकी बात की। गांधी के पर्यावरण विचार की बात कर लें तो गांधी का पर्यावरण विचार क्या है। देखिए गांधी जो है ये प्रकृति को वैल्यू देते हैं और क्या कहते हैं, इस कहते हैं प्रकृति में अगर आपको जीना है तो आपको मानवतावादी होना होगा, मानवतावादी होना होगा। आप देखेंगे सिर्फ मानवतावाद की बात ही नहीं है, सिर्फ मानव को अगर कहीं मानव वर्सेस पर्यावरण की बात आ जाए, इन्वायरमेंट की बात आ जाए तो आपको मानवता छोड़कर इन्वायरमेंट पर्यावरणविद होना होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मानव मात्र ही नहीं बल्कि समग्र बायोडायवर्सिटी जैव विविधता की बात की गांधी ने कि समग्र जो बायोडायवर्सिटी है, जो जैव विविधता है उसका संरक्षण होना चाहिए। सभी जीवों को यहीं पर अहिंसा की बात सिद्धांत लागू करते हैं क्या कि आप किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकते। मानव की तो बात छोड़ दीजिए, किसी जीवों के साथ, पेड़ों के साथ भी आप हिंसा नहीं कर सकते। आप पर्यावरण के साथ हिंसा नहीं कर सकते। आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये बात गांधी कहते हैं। और गांधी के इसी सिद्धांत में आप एक और सिद्धांत आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि पृथ्वी का जो समग्र संसाधन है
ये पूरी पृथ्वी पर रहने वाले मानव का पेट भर सकती है, लेकिन एक लालची व्यक्ति जो होगा उसकी इच्छाओं को भरने के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे। यानी मनुष्य को उपभोक्तावादी नहीं बनना होगा, लालची नहीं बनना होगा, बल्कि अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति का प्रयोग करना होगा। और यही बात आज हमारे यहाँ जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है वो कहते हैं क्या, SDG गोल में, संधारणीय विकास में जो बात कही गई है, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 हैं, इन गोलों में यही बात कही गई है कि आपको अपनी आवश्यकता अनुसार, जो आपकी पीढ़ी की आवश्यकता है, केवल आप उतना विकास करें और आगे अपनी पीढ़ी के लिए जरूरत की आवश्यकताओं को छोड़ रखें, जिससे जो हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। तो ये इतने दूरगामी हैं कि ये पर्यावरण की इस समस्या को पहले ही देख रहे थे और उसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे थे। तो गांधी का पर्यावरणीय विचार है। गांधी का आर्थिक विचार की बात कर ले, गांधी का आर्थिक विचार क्या है, यानी गांधी का आर्थिक विचार क्या है, इकोनॉमिक थॉट क्या है। यानी इकोनॉमिक थॉट ऑफ महात्मा गांधी की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे गांधी आर्थिक विचार में क्या कह रहे हैं। गांधी चाह रहे हैं कि जो आर्थिक विचार है, गांधी चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हस्तशिल्प है इनको बढ़ावा दिया जाए। और आप देखेंगे इसी वजह से गांधी जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो अंग्रेजों के विकास के मॉडल हैं, उनकी बहुत बड़ी आलोचना करते हैं और चाहते हैं ये क्या, भारत में चरखा को बढ़ावा दिया जाए। चरखा किसका प्रतीक है, चरखा कुटीर उद्योग का प्रतीक है, चरखा हस्तशिल्प लघु उद्योग का प्रतीक है, चरखा ये गरीबों का प्रतीक है, चरखा एक ऐसा प्रतीक है कि जो बताता है कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। तो गांधी अपने मोमेंट में पूरे जन आंदोलन में गांधी इसी की बात करेंगे और जगह जगह गांधी यही कहेंगे कि आप चरखा लाइए, सूती वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कीजिए। यानी वो अपनी जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को वो कैसे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कुटीर उद्योग के आधार पर। यानी ये MSME आपने जो अब तक पढ़ा है, इकोनॉमी में जो कभी चर्चा होगी इसकी बात, इस पे फोकस होते हैं महात्मा गांधी। जो आज की सरकार भी इसके लिए बहुत सारी पॉलिसी लेके आ रही है, लेकिन आप देखेंगे तो गांधी ये चाहते थे कि इनकी पहुंच को बढ़ाया दिया जाए, इनके जो विस्तार है इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा गांधी और क्या चाहते हैं, देखिए गांधी ने एक सिद्धांत दिया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ये क्या सिद्धांत है, महत्वपूर्ण है। गांधी का मानना था कि जो पूंजीपति हैं इनका विरोध करना उचित नहीं है। समाजवादी वाले बड़े विरोध करते थे, गांधी कहते हैं इनका विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि जो धन निर्माण की जो कला होती है वो इनके पास होती है। गांधी का मानना है जो कला है, कैसे पैसा से पैसा बनाया जाए, ये व्यापारियों के पास होती है। तो ऐसे में गांधी चाह रहे थे कि इनका विरोध न किया जाए, बल्कि इन्हें पूंजी बनाने दिया जाए। लेकिन पूंजी इनके पास रोकना उचित नहीं है। यानी गांधी पूंजीवाद के विरोधी नहीं है, लेकिन पूंजी का जो संकेंद्रण है, जो पूंजी का एकत्रीकरण है, इसका विरोध करते हैं गांधी। कहते हैं पूंजी इनको बनाने दीजिए, जितनी मर्जी उतनी बनाए, लेकिन इनके पास पूंजी रुकनी नहीं चाहिए। ये विचारधारा गांधी का पूंजीवाद को लेकर। और क्या गांधी चाह रहे हैं, गांधी चाह रहे हैं कि एक ट्रस्ट बनाया जाए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में ही कह रहे हैं कि इनको पूंजी कमाने दीजिए, पूंजीपतियों को, और कहो कि इस ट्रस्ट में पैसा वो डाले कमा कर, और इस पैसे का उपयोग हम करें वेलफेयर में, कल्याण में। आप देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत पर ही आज जो CSR का जो रूल है, CSR आपने पढ़ा होगा, CSR का जो रूल है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत पूंजीपतियों से अनिवार्य रूप से CSR, जो आपको पता होगा जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हें CSR जमा करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो यही गांधी तब की बात कर रहे हैं और वही गांधी वाले सिद्धांत पर लागू है।
तो ये एक अच्छा सिद्धांत था कि आप पूंजी बनाइए, लेकिन पूंजी का जो आप खर्च करेंगे उसका 1% हिस्सा उसका आप गरीबों की सेवा में करेंगे। हालांकि सीएसआर को लेकर बहुत बड़ी राजनीति है, उसमें अपनी खुद की कंपनियां बना लेते हैं और अपने को दिखा देते हैं कि हमने इतनी खर्च की, तो ये एक अलग मुद्दा है। वो लागू न होना वो एक अलग इशू है, लेकिन जो आइडिया था वो आइडिया बहुत बड़ा था। और देखिए, गांधी का जो अंतर्राष्ट्रीय विचार है उसकी बात कर लें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में गांधी, तो इसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। गांधी का जितनी फिनोमिना सिद्धांत है उसको हम ही डीपली कवर कर लेते हैं। अब देखिए, ये चाहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विचार हो या जो इकोनॉमी, दोनों की बात करेंगे एक साथ, चाहे वो वर्ग संघर्ष हो, ये चाह रहे हैं वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग पर आधारित हो, चाहे वो विश्व की राजनीति हो या फिर समाज की। गांधी का मानना है कि वर्ग सहयोग बहुत जरूरी है। और यहीं पर इसी बात पर आप देखेंगे सुभाष और गांधी में भी एक अंतर आता है। वो क्या, गांधी चाहेंगे वर्ग सहयोग से राजनीति की जाए, वर्ग सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, और सुभाष चाहेंगे संघर्ष के अलावा जो है वो वर्ग जो संघर्ष है उसको बढ़ावा दिया जाए, वर्ग सहयोग को नहीं, वर्ग संघर्ष को। क्यों? क्योंकि सुभाषवादी समाजवादी नेता है और समाजवाद कहता है कि वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, कुछ आइडियालॉजी हैं जैसे समाजवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, गांधीवाद हो गया, इनकी कभी हम एक विचारधारा की क्लास कराएंगे, लेंगे, तो उस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है इसमें ये बात करने का टॉपिक नहीं है, केवल आपको एक रेफरेंस होना चाहिए जिससे आपको इतनी समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आइए देखते हैं कि पीपीटी में क्या रखा है, उसकी बात करते हैं। देखिए, पीपीटी में क्या है, स्वराज के सिद्धांत को गांधी की हमने शुरू की थी। हमने बताया था विदेशी स्वराज वो कहा क्या है कि स्वयं का शासन होना चाहिए, आम जन की राजनीति को बात करती है जो आपकी राजनीतिक स्वराज है। उसके अलावा फिर जो सामाजिक स्वराज है उसमें हमने बताया कि सबकी बराबरी, प्रतिष्ठा और समानता के बिंदु की बात करते हैं गांधी। नैतिक स्वराज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, कौन से, अहिंसा, अपरिग्रह, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दयालु, ये सब दयालुता, ये सबको बढ़ावा दे रहे हैं। यानी ये इम्पैथी और सिंपैथी की भी बात गांधी कर रहे हैं, दोनों के अंतर को समझा रहे हैं। और आर्थिक में वो सबके लिए एक रोटी का सिद्धांत है, रोटी, कपड़ा और मकान का सिद्धांत की बात कर रहे हैं गांधी। और साथ ही संसाधनों का सबके लिए बंटवारा हो, एक ट्रस्टीशिप की भी बात कर रहे हैं, जिसके भी हम आपने आपको बताया, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में दिया, जो एक आर्थिक सिद्धांत था, ये भी बात नहीं कर रहे हैं। और स्वराज को उन्होंने एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया है। उन्हें बताया कि स्वराज की जो परिभाषा है बहुत ही व्यापक है, आपने खुद देखा, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और सामाजिक। ऐसे में वो चाहते थे कि निर्धन, गरीब, वंचित वर्ग का ही स्वराज जो होगा वही वास्तविक स्वराज है, जो दीन दुखियों का उद्धार करेगा, और जब उद्धार करेगा तो जुड़ जाएगा सर्वोदय से। सर्वोदय एक उपयोगितावादी सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। उपयोगितावाद भी एक विचारधारा है। इस विचारधारा में दो प्रमुख नाम सामने आते हैं, एक है बेंथम और दूसरे हैं मिल्स। ये दोनों उपयोगितावाद के सिद्धांत को कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बात कभी हम विचारधारा की करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बेंथम और मिल्स कैसे, क्या उनका उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद मतलब जिसका यूज ज़्यादा हो उसे बढ़ावा दिया जाए, जिसका ना हो उसे हटाया जाए। और इसी समय आप देखेंगे कई सिद्धांत आते हैं, जैसे आप देखेंगे जो जो कल्याण की बात होगी वो उपयोगितावाद के आधार पर की जाएगी। तो आगे जो इसी समय देखिए गांधी कहते हैं, इसे ही राम राज्य की संज्ञा देते हैं, जो सर्वोदय की बात है। और गांधी का जो राम राज्य है, जो इनके एक आदर्श हुआ करते थे, टॉलस्टॉय, उन्होंने भी पृथ्वी पर इसे ही परमेश्वर की संज्ञा दी थी कि जो राम राज है, यानी जो ऐसा राज्य होगा जो गरीबों की बात करेगा, जो गरीबों को, दीन दुखियों को उद्धार की बात करेगा, वो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज होगा, और उसे ही गांधी अपने राम राज में समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे आइए। अब देखिए, हमने सामाजिक विचार में बताया आपको कि जो सामाजिक विचार में जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो इस तरह से बनाने के लिए, यानी ये आप समझिए, इस स्ट्रक्चर से लेकर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ से जो परिवर्तन होगा वो इस तरह परिवर्तन को लाने के लिए, इस वाले तरह परिवर्तन लाने के लिए, जो हमने आपको डिटेल में बताया था
इस परिवर्तन लाने के लिए गांधीवादी कहते हैं, गांधी क्या कह रहे हैं कि जो इस स्थिति के लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा हृदय परिवर्तन का, जन जागरूकता का। ये उन्होंने बताया कि जो वर्ग है कार्य विभाजन के रूप में है, लेकिन B.R. अम्बेडकर चाहते हैं इस स्थिति को यहाँ पर लाने के लिए लॉ बनाया जाए, कानून लाया जाए और इन्हें इम्पोज किया जाए। इसमें राज्य की महत्ता बढ़ जाएगी और गांधी के इस सिद्धांत में जो ये चाह रहे हैं उसमें राज्य को कमज़ोर करना होगा और ग्राम स्वराज को बढ़ावा देना होगा, जो ग्राम की सत्ता है उसको बढ़ावा देना होगा। ये गांधी और अंबेडकर की बात यहाँ पे हमने आपको डिटेल में की। गांधी सशक्तिकरण की बात करते हैं किसकी, महिला, हरिजन और हस्तशिल्पी की, खास करके गांव की केंद्रित राजनीति की बात करते हैं। शैक्षणिक विचार में गांधी के बारे में उन्होंने बताया कि वो जो वर्धा आश्रम है वहाँ से उन्होंने एक शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया जो आगे चलकर वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। समय था 1937 का और इसी को आधार बनाकर जाकर हुसैन कमेटी ने महागांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी शिक्षा नीति को बताया। पर्यावरणीय विचार पर गांधी की हमने आपसे बात की कि ये जैव मानव मात्र की ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण की वकालत करते हैं और ये समग्र संसाधन को कहते हैं। ये स्टेटमेंट दिया कि पृथ्वी का जो समग्र संसाधन है ये सभी मनुष्यों का पेट तो भर सकता है, भरने में सक्षम है, परंतु एक लालची व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। आर्थिक विचार उन्हें कुटीर उद्योग की बात की थी, न्यास्ता के सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात की थी। पूंजीपतियों के ये विरोधी नहीं है गांधी, लेकिन पूंजी के संकेंद्रण के विरोध की बात करते हैं। इन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग पर आधारित राजनीति होनी चाहिए और वर्ग सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। समय हो चुका है 9:52, तो एक लंबा समय हमने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था गांधी 2 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि 2 पार्ट में भी गांधी को डिस्कस करना इतना आसान नहीं है। हमने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को, हमने पर्यावरणीय सिद्धांत को, इकोनॉमिक के सिद्धांत को काफ़ी संक्षेप में आपसे डिस्कस किया। ये बात हम भी मान रहे हैं, लेकिन हमें आवश्यकता थी जनरल स्टडीज़ के पर्पज से केवल इतना ही। इससे ज़्यादा अगर चर्चा करते हैं तो एक अन्य स्टडी का भाग हो जाएगा, अतः इतनी चर्चा आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि अगर हम 3 क्लास में गांधी की ओर डिस्कस करेंगे तो हम नेशनल मूवमेंट को अलग दिशा में लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग क्लास हो जाएगी, क्योंकि ये हिस्ट्री की क्लास है न कि ये फिलोसफी की क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आज्ञा, हमें यहीं पर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग लाइव से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।